हेलो नमस्कार साथियों। हम लोग अभी तक सीख चुके हैं कि सेट किसे कहते हैं और सेट का रिप्रेजेंट करने का जो दो फॉर्म है वो भी जान चुके हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन बनाना है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में और कौन कौन सा क्वेश्चन आता है जो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या सीखा था। देखो, सबसे पहले हम लोग सीखे थे कि सेट सेट किसे कहते हैं दोस्तों। सेट कहते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सीख चुके थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का समूह, किसी भी ऑब्जेक्ट का समूह जो कि पहले से डिफाइन किया हुआ, पहले से सुपरिभाषित हो, उसी को हम लोग कहते हैं सेट। और दूसरा चीज हम लोग सीखे थे, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर की है इसके एलिमेंट, इसके अवयव को, किसी भी सेट के अवयव को जब हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, डायरेक्ट सेपरेट करके लिखते हैं, तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर हम उसके प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। जैसे एक्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अक्षर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर, ऐसे लिख सकते हैं। इसके अंदर हम लोग ये दर्शाते हैं कि इसके प्रॉपर्टी, इसके गुण को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और देखो एक और एग्जांपल लिख देते हैं ऐसे, x इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ लिख देते हैं n से 10 n और n ऐसे लिख दो, n लेस देन 3। तो इस तरह से हम लोग दिखाते थे। तो सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से था हमारा, और रोस्टर फॉर्म ये। तो बस इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले ये देखेंगे सेट क्या है, और दूसरा फिर क्वेश्चन करेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सेट का क्वेश्चन। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहचानना है, चलिए, समुच्चय है या नहीं, पहचान करें। तो हमारा ये क्वेश्चन है पहला, देखो, भारत के मंत्रियों का समूह। तो दोस्तों पहचानना है इसमें भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह सेट है कि नहीं। देखो, प्रधानमंत्री डिफाइन है या नहीं, डिफाइन है, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है लेखकों का समूह, लेखकों का समूह। तो देखो ये डिफाइन है या नहीं, लेखक बिल्कुल डिफाइन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सही है, ये भी सेट है ना। और तीसरा देखो, लिख रखा है प्रसिद्ध लेखकों का समूह। क्या, प्रसिद्ध लेखकों का समूह। तो प्रसिद्ध हमारा डिफाइन नहीं है। कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि प्रसिद्ध है या नहीं है प्रसिद्ध, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ किस तरह से प्रसिद्ध कहेंगे, किसको प्रसिद्ध कहेंगे, किसको नहीं प्रसिद्ध कहेंगे। ये बस अपना भाव है कि हाँ किसी को प्रसिद्ध कहा जा रहा है, किसी को प्रसिद्ध नहीं कहा जा रहा है ना। चौथा, सुंदर स्त्रियों का समूह। तो दोस्तों ये जो है हमारा समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं समुच्चय है, क्योंकि
कोई भी स्त्री सुंदर है या नहीं, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। किसी के लिए कोई स्त्री सुंदर है, किसी के लिए कोई स्त्री वही स्त्री सुंदर नहीं है। कोई प्रसिद्ध लेखक है, किसी के लिए वो लेखक प्रसिद्ध है, किसी के लिए वो लेखक प्रसिद्ध नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई लेखक है तो सबके लिए वो लेखक ही है ना। लेखक कैसे कह सकते हैं? अगर कोई कहानी लिख रहा है या लेख लिख रहा है तो उसको लेखक कहते हैं, लेख जो लिख रहा है उसको लेखक रहे। तो लेखक सबके लिए लेखक, जैसे अगर भारत के प्रधानमंत्री है तो सबके लिए भारत का प्रधानमंत्री हुआ। ये नहीं कि किसी एक के लिए वो प्रधानमंत्री है, दूसरे के लिए प्रधानमंत्री नहीं है ना। तो इस तरह से डिफाइन होता है कि ये डिफाइन है। लेकिन अगर कोई स्त्री सुंदर है तो किसी के लिए ये स्त्री सुंदर हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता है ना। इसी तरह से प्रसिद्ध लेखक के बोल रहे हैं कि किसी हम प्रेमचंद को अगर प्रसिद्ध लेखक करें तो कोई नहीं भी कह सकता है। चलो इसी तरह से और भी देखते हैं। अच्छी पुस्तकों का समूह। देखो ये हमारा प्रश्न है, अच्छी संग्रह लिख दो, ज्यादा अच्छा लगता है, संग्रह। तो अच्छी पुस्तकों का संग्रह। देखो कोई पुस्तक अच्छी है या नहीं है ये इंसान के व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। अगर हम ऐसा है कि हमें कोई पुस्तक अच्छी लगती है तो हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगे, या किसी को अच्छा लग रहा है तो दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, या किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो तीसरे को अच्छा लगेगा। ऐसा कह सकते हैं। तो पुस्तक अच्छी है या खराब है ये पुस्तक पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इंसानों पे कि वो किसको अच्छा कर रहा है, किसको बुरा कर रहा है ना। तो इसका ये हमारा सेट नहीं होगा, है ना। बस इस बात का ध्यान रखना, हम बार बार बोल रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखना बस वो डिफाइन है या नहीं। अगर कोई पुस्तक अच्छी है तो सबके लिए अच्छी होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि एक पुस्तक सबके लिए अच्छी हो। लेकिन प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो सबके लिए प्रधानमंत्री है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई है तो किसी एक के लिए है, सबके लिए प्रधानमंत्री वो भारत का, है ना। चलिए इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। देखो स्वतंत्र देशों का समूह। अब बताओ ये हमारा जो स्वतंत्र देशों का समूह है ये परिभाषित है कि नहीं? स्वतंत्र देश किसको कहते हैं? जो कि गुलाम ना हो, है ना। तो ये परिभाषित है। अगर ये परिभाषित है तो ये हमारा सेट होगा। तो सेट होने के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है कि वो परिभाषित है या नहीं। अगर परिभाषित है तो वो समुच्चय होगा, अगर परिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। चलो और कुछ देखते हैं जो हमारे, देखो कैलकुलेशन के सभी लेटरों का समूह। ऐसे लिखो, अक्षरों का समूह। लो तो कैलकुलेशन जो है इसके अंदर कितना अक्षर है? देखो सी ए एल, फिर से सी है तो ये नहीं लिखेंगे दोबारा, यू, एल दोबारा है नहीं लिखेंगे, ए दोबारा है नहीं लिखेंगे, टी, उसके बाद आई, फिर ओ, फिर एन। तो ये हमारा है। तो इसका जो समूह होगा ये हमारा सेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये डिफाइन है, ये अक्षर डिफाइन है, इसमें कितना अक्षर है ना। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो डिफाइन नहीं किया जा सकता वो हमारा सेट नहीं होगा। सिर्फ बस इतना सा ध्यान रखना। चलो और भी देखते हैं एक आध क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के देखो यहाँ पे दिया रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के वास्तविक हलों का समूह। अब ये बताओ ये
समुच्चय है या नहीं है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो पहले तो हम इसका देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हो रहा है, तो इसका वास्तविक हल नहीं होगा। इसका हल अगर निकाला जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाएंगे इसका हल कैसे निकाला जाता है। तो इसका हल फिलहाल हम लिख देते हैं, ये होता है, ठीक है। तो ये वास्तविक हल नहीं है, काल्पनिक हल। तो इसका काल्पनिक हल है, तो इसके हलों का समूह इसके वास्तविक हल, तो इसका वास्तविक हल कोई सा नहीं है। फिर भी ये समुच्चय है, क्यों समुच्चय है, क्योंकि ये डिफाइन है, ये नंबर डिफाइन है कि इसका हल क्या होगा, इसके वास्तविक हल क्या होगा, ये डिफाइन है ना। ये डिफाइन है कि किस तरह से हम इसका वास्तविक हल निकालेंगे, है ना। इसका वास्तविक हल निकालने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके x का मान निकलना है ना, x का वैल्यू निकल जाना चाहिए, वही हमारा वास्तविक हल होगा इसका। तो x का जो वास्तविक वैल्यू होगा वो इसका हल कहलाएगा। तो ये डिफाइन है, इसका कोई भी मान नहीं, इसका मान कुछ नहीं, ये इम्पटी सेट आता है, आगे पढ़ाएंगे आप लोग को इम्पटी सेट क्या होता है। तो ये इम्पटी सेट है, लेकिन फिर भी सेट तो है ना। तो ये समुच्चय तभी होगा जबकि ये डिफाइन होती है। यहाँ पे ये डिफाइन है, भले इसका मान नहीं आ रहा, कुछ भी मान नहीं है, लेकिन ये डिफाइन है। तो जो डिफाइन है उसका समूह जो भी होगा वो हमारा सेट कहलाएगा। तो समुच्चय कहलाने के लिए बस इतना सा ध्यान रखना कि वो डिफाइन होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रेमचंद्र के अच्छी कहानियों का संग्रह। अब बताओ प्रेमचंद्र के अच्छी कहानियों का संग्रह। देखो तो यहाँ पे देखना, ये प्रेमचंद्र की कहानी, ये तो ये डिफाइन है कि प्रेमचंद का जो प्रेमचंद लिखे हैं कहानी उसको कहेंगे प्रेमचंद का कहानी। लेकिन प्रेमचंद की अच्छी कहानी किसको कहेंगे। कोई हो सकता है ऐसा कहानी हो जो कि आपको अच्छी लगे, किसी और को अच्छी ना लगे। तो ये एक के लिए अच्छी कहानी हो गई, दूसरे के लिए अच्छी कहानी नहीं है, तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। ये होगा क्योंकि देखो ये हम भी निकालेंगे तो वही मान आएगा, तुम भी निकालोगे तो वही मान आएगा, कोई भी निकालेगा तो इसका वही मान आएगा, ठीक है। तो जिसका सेम ही मान आ रहा है तो ये सेट है। सेट होने के लिए परिभाषित होना जरूरी है। अगर परिभाषित है तो वो समुच्चय है, अगर परिभाषित नहीं है तो वो समुच्चय नहीं है। चल और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सुप्रसिद्ध कवियों का समूह। अब बताओ ये समुच्चय है का या नहीं। सुप्रसिद्ध कवियों का समूह आसानी से बता सकते हो, क्योंकि सुप्रसिद्ध कवि हमारा जो है डिफाइन नहीं है, तो कहाँ से होगा। कवि तो डिफाइन, अगर कवियों का समूह रहता तो हमारा हो जाता, लेकिन सुप्रसिद्ध कवि नहीं होगा। अब देखो और आगे है प्रतिभावान लड़कों का समूह। देखो लड़कों का समूह तो हमारा डिफाइन है, लेकिन प्रतिभावान किसको कहेंगे। प्रतिभावान ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं है जो कि डिफाइन कर दे कि हाँ प्रतिभावान किसको कहेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि 50 से कम के प्राकृत संख्याओं का समूह।
अब बताओ 50 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह जो है सेट होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है वो डिफाइन है, तो 50 से कम प्राकृत संख्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा 1 2 3 4 इस तरह से 49 तक। तो ये हमारा क्या होगा इस पे बात बहस नहीं है, बहस इस बात का है कि ये डिफाइन है कि नहीं, हम इसको ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा समूह। इसके अलावा ऐसे भी लिख सकता था, देखो वास्तविक संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी डिफाइन है। वास्तविक संख्या डिफाइन, हाँ, हालांकि इसको लिख नहीं सकते क्योंकि इसका कुछ भी मान हो सकता है। देखो ऐसा नहीं कि 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे, इसके बीच में भी इसका मान हो सकता है ना, इसके पहले भी हो सकता है। इसका मतलब इसका जो है अगर वास्तविक संख्या को लिखा जाए तो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा, है ना। तो इसका कुछ भी मान हो सकता है, तो इसके लिए ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि क्या होगा। बड़ी बात ये है कि ये वास्तविक संख्या डिफाइन है कि नहीं। अगर ये डिफाइन है तो मतलब ये हमारा समुच्चय होगा, ठीक है। और भी देखते हैं, देखो आपके वर्ग में लड़कियों का समूह, चलो देख के बताओ फटाक से ये सेट है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, अभाज्य अभाज्य संख्याओं का समूह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांकों का समूह। अगला क्वेश्चन, दो से विभाज्य संख्याओं का समूह। चलो अगला, 3 अंकों की संख्याओं का समूह। अगला, 60 से बड़ी अभाज्य संख्याओं का समूह। अगला, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य या भाज्य लिख दो, चलो भाज्य संख्याओं का समूह। देखो यहाँ पे हमारा ये सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। आपके वर्ग में लड़कियों का समूह, तो देखो लड़की डिफाइन है कि नहीं, तो जो डिफाइन है वो हमारा सेट हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का समूह, बताओ अभाज्य संख्या डिफाइंड है कि नहीं, बिल्कुल डिफाइंड है। पूर्णांकों का समूह, पूर्णांक भी डिफाइंड है। 2 से विभाज्य संख्या, 2 से विभाज्य संख्या भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता हो उसको विभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। इसी तरह 3 अंकों की संख्याओं का समूह, ये भी है। 60 से बड़ी अभाज्य संख्या, ये भी है। 1 से 100 तक की भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी डिफाइन, तो ये सारा हमारा सेट है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा, सेट पे जो भी क्वेश्चन आएगा कि सेट को पहचानना ये सेट है या नहीं, तो इस तरह से लिखेंगे, है ना। चलिए,
अब एक क्वेश्चन और एक तरह का आता है, जिसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इस तरह से आपको दे दिया जाएगा ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस तरह से आपको देगा, क्वेश्चन में दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पहचानना है कि एक, फिर खाली स्थान यहाँ दिया है, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ए। तो आपको यहाँ पे भरना है, क्या भरोगे? अब आपको ये भरना है, हेलो, ये भरना यहाँ पे कि ये इससे किस तरह से रिलेटेड है। तो देखो ये किसका है? सदस्य है। किसका सदस्य है? एक सदस्य है किसका? ए का। इस तरह से भरना है। अब देखो यहाँ पे दे रखा 3, तो ये भी हमारा सदस्य हो जाएगा ए का। इसी तरह से और देखो सारा क्वेश्चन अभी लिख देते हैं। 4 नंबर 4 यहाँ है ब्लैंक ए, फिर इसी तरह से है 5 ब्लैंक ए, इसी तरह से है 2 ब्लैंक ए, फिर इसी तरह से है 9 ब्लैंक ए। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसमें क्या करना है? यहाँ पे भरना है। तो देखो किस तरह से भरोगे। तो एक जो है ए का सदस्य इसमें है, ए जो है, ये ए जो है इसका इतना सारा सदस्य है, तो जो इसका सदस्य है उसके सामने ये लिखेंगे। 3 इसका सदस्य है, 4 भी इसका सदस्य है, 5 भी इसका सदस्य है, 2 इसका सदस्य है, 9 इसका सदस्य नहीं है, तो इसमें ये इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि हम लोग को भरना, ये दे रखा है खाली स्थान को भरे। तो ये किस तरह से रिलेटेड है ये हमको भरना है ना। तो इस तरह से रहता, इस तरह से का भी क्वेश्चन रह सकता है। और भी एक आप देख लेते हैं। देखो ऐसे रहेगा 10 खाली स्थान ए, तो क्या लिखेंगे? नॉट सदस्य। तो ये भरना है इसमें, है ना। चलो इसके बाद और देखते हैं। अच्छा चलो कुछ और देख, इसमें ऑप्शन और भी ले लेते हैं। देखो अगर यहाँ दिया 0 तो क्या भरोगे? देखो इसी तरह से अगर -2 दे दिया क्या भरोगे? 1/2 दे दिया क्या भरोगे? इसी तरह 6 दे दिया क्या भरोगे? 8.5 दे दिया क्या भरोगे? देखो 0 इसमें नहीं है तो ये नोट सदस्य, -2 नहीं है नोट सदस्य, 1/2 नहीं है, 6 है, देखो 6 है तो ये 8.5 नहीं है। तो यहाँ पे बस यही भरना है, जो इसका सदस्य है उसमें क्या भरोगे, ठीक है। चल अब यहाँ पे हम लोग सेट का क्वेश्चन कर चुके हैं। जितना भी सेट का क्वेश्चन है सारा खत्म कर लिए हैं हम लोग। अब आप कोई सा भी सेट का क्वेश्चन होगा तो बना सकते हो। अब एक छोटा सा चीज है वो भी हम समझ लेते हैं। देखो कि n को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याओं का समूह। क्या? प्राकृत संख्याओं का समूह। अगर इसी में प्लस दिया रहेगा तो क्या रहेगा? धनात्मक प्राकृत संख्याओं का समूह। देखो इस तरह से होगा। अगर इसी यहीं पे रहेगा आई, अगर आई रहा तो क्या कहेंगे? आई को पूर्णांकों का समूह। पूर्णांकों का समूह। अगर आई प्लस रहा तो क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांकों का समूह। एक चीज और, इसमें देखो प्राकृत संख्या क्या हो सकता है हमारा, तो 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा। अगर n प्लस दिया है तो क्या होगा? देखो सोच के देखो,
धनात्मक प्राकृत संख्या लिखे या प्राकृत संख्या लिखे, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे बात है ना, देखो धनात्मक प्राकृत संख्या लिख रखा, क्योंकि प्राकृत संख्या होता ही धनात्मक है, तो इसके लिए ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। पूर्णांकों का समूह, पूर्णांक कैसे लिखेंगे? -∞ से -4 3 2 1 0 1 2 3, इस तरह से है, ये हमारा पूर्णांक है। लेकिन अगर धनात्मक पूर्णांक बोलेगा तो क्या आ जाएगा? 1 2 3, इस तरह से, ये धनात्मक है। ठीक है, अगर ऋणात्मक बोलेगा तो क्या कहेंगे? ऋणात्मक हो गया तो क्या, बस ऋणात्मक कहेगा तो ये सब माइनस में हो जाएगा, लो, अगर ऋणात्मक रहेगा तो। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्या आ सकता। क्यू, तो क्यू है परिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय संख्याओं का समूह, अगर क्यू प्लस रहा तो क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्याओं का समूह, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समूह। क्लियर बात है? देखो यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्याओं का समूह हो गया, धनात्मक परिमेय से, मतलब अगर ऋणात्मक है तो क्या, अच्छा परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी कोई भी संख्या जो p/q के रूप में रहे, ये सब हो सकता है, -2/3 हो सकता है, -3.5 हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है ना। इसमें क्या होगा, इसमें निगेटिव वाला नहीं होगा, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाला होगा सब। ठीक है, तो इस तरह से देखो। और इसके अलावा देखो एक होता है रियल नंबर, आर से लिखते हैं वास्तविक संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्याओं का समूह। अगर वास्तविक संख्याओं का समूह लिया जाएगा तो आर हो जाएगा, इसी तरह से आर प्लस हो जाएगा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्याओं का समूह, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है कभी आ जाए, कंफ्यूज करे, तो इसलिए हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोग को बस इस बात का ध्यान इसमें रखना है कि n से नेचुरल नंबर, इसका इंग्लिश अगर समझते हो तो आसानी से याद रहेगा, क्योंकि n से नेचुरल नंबर, i से इंटीजर। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद सकते हैं रियल नंबर, है ना। अगर अच्छा एक और बच गया, काल्पनिक संख्याओं का समूह जो है c से लिख सकते हैं, काल्पनिक संख्याओं का समूह, काल्पनिक संख्याओं का समूह या इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याओं, सम्मिश्र संख्या भी कह सकते हैं, सम्मिश्र संख्याओं, सम्मिश्र संख्याओं का समूह, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। काल्पनिक संख्याओं का समूह या सम्मिश्र संख्याओं का समूह कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ना भी लिखे तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये लिखना कोई ज़्यादा क्या कहते सूट नहीं करता है। ऐसे भी सोचो ये पॉजिटिव होता है, ये तो इसको धनात्मक बोलेगा या ऐसे ही बोले प्राकृत संख्या, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे, किसका, जो छूटा हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद,